क्या तुम्हें पता है ये थ्री इडियट्स मूवी का फेमस सीन एनीमे में भी रिक्रिएट किया जा चुका है। और इस मांगा की कहानी के आधे से ज्यादा इवेंट्स तो भाई इंडिया में ही होते हैं। और रामायण और महाभारत से तो भाई इन एनीमे मांगा वालों को अलग ही प्यार है। इनसे तो भाई बिल्कुल रख के ही रेफरेंसेस ले लिए यार। तो इसलिए आज हम कुछ ऐसे ही धांसू फाड़ू खतरनाक और बिंदास और पता नहीं कैसे कैसे इंडियन रेफरेंसेस को देखने वाले हैं जो कि हमें एनीमे स्लैश मांगा में देखने मिल जाएंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल एंड मैं हूं सुनील विश्वकर्मा एंड मैं एक इंसान भाई व्यू कैसे कर लेता है ऐसे इंट्रो भाई मेरे से तो ना होता। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसे कि एनीमे जापानीज है तो इसलिए हमें ज्यादातर वहाँ जापान से रिलेटेड ही चीजें ज्यादा देखने मिलती है, जैसे कि वहाँ का कल्चर, वहाँ की लोकेशंस, स्कूल वगैरह एंड जैसे जैसे लोग हमें देखने मिलते हैं वो जापान से ही रिलेटेड हमें देखने मिलते हैं। पर इसी बीच अगर कोई एनीमे में हमें इंडियन रेफरेंस देखने को मिल जाता है तो आहा क्या अच्छी फीलिंग, ओहो क्या गूज़बम्स। तो आज की वीडियो में उनसे रिलेटेड बात करके हम ऐसी चीजों को और ज्यादा लेने वाले हैं। अरे गूज़बम्स वगैरह यार। तो लिस्ट का पहला एनीमे आ रहा है जिसका नाम है अर्थ मेडन अर्जुना। तो अर्जुना सुन के शायद तुम्हें हमारे महाभारत वाले अर्जुन की याद आ रही होगी। तो हाँ, इस एनीमे के नाम पे जो अर्जुना है उनका मतलब वही है। वो हिंदी शब्द को जब इंग्लिश में लिखते तो लास्ट में ए एक्स्ट्रा लगा देते ना, जैसे कि राम का रामा कर देते हैं, कर्म का कर्मा कर देते हैं। वो पता नहीं क्यों करते हैं पर करते तो हैं। तो यहीं पे ऐसा हुआ है। तो बेसिकली इस नाम को अर्थ मेडन अर्जुन पढ़ेंगे हम। एंड जैसे कि अब नाम में ही इतना बड़ा रेफरेंस है तो आगे क्या होगा देखते जाओ। इस कहानी में हमारी एक फीमेल मेन कैरेक्टर रहती है जिसका कि मेन वेपन बो रहता है, यानी कि धनुष। मतलब अब तो तुम रेफरेंस समझ ही गए होगे। बट इस एनीमे में हमारी मेन कैरेक्टर का मिशन रहता है दुनिया को बचाने का। एंड जैसे कि लड़ाई में वो यूज करती है बो एंड एरो। एंड उसके बो में अलग अलग टाइप की पावर्स है भाई, नॉर्मल नहीं कि तीर कमान चला रही है, अलग ही पावर्स है उसके पास। एंड इसमें इतने ही रेफरेंस है हमारी महाभारत का, ऐसा नहीं है कि और आगे कुछ कहानी वगैरह भी महाभारत से रिलेटेड देखने मिलती, नहीं इतना ही है जो कि काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। एंड ये एनीमे सीरीज आई थी 2001 में जिसके की सिर्फ 12-13 एपिसोड्स हैं। नेक्स्ट है एक मांगा जिसका नाम है फायर पंच, यानी कि आग वाला घूसा। एंड ये नाम सुन के अभी तो मैं थोड़ा अनफेमिलियर लग रहा होगा क्योंकि पहली बार सुना है, बट अभी नहीं लगेगा जो इसके बाद मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका क्रिएटर पता है कौन है? तात्सुकी फुजिमोटो, जिसने कि चेनसो मैन भी बनाया है। अब तो मैं फेमिलियर हो गया होगा। बट फायर पंच में कैसा इंडियन रेफरेंस है तो ज्यादा दूर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे मेन कैरेक्टर का नाम ही पता है क्या होता है? अग्नि। अग्नि मतलब वही फायर, आग, ज्वाला। एंड ये वाला रेफरेंस काफी अच्छे रेफरेंस है यार, क्योंकि सीरीज का नाम है फायर पंच एंड हमारे मेन कैरेक्टर की नाम अग्नि है, जो कि हमारा एक हिंदी वर्ड ही है। एंड हमारे जो फायर गॉड है अग्निदेव, उनका नाम भी अग्नि ही है, अग्निदेव। और सीरीज में वैसे तो आगे अब कोई रेफरेंस नहीं है, इतने ही रेफरेंस था इंडियन रेफरेंस। बट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस सीरीज के ज्यादातर इवेंट्स भाई इंडिया में होते हैं। सीरीज में ऐसा बताते नहीं है कि भाई ये इंडिया में हो रहा है, लिखा आ रहा है कि इंडिया लोकेशन है, बट यहाँ पे मैप पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि भाई ये इंडिया ही दिख रहा है। एंड सीरीज की ज्यादातर चीजें इसी लोकेशन पे होती है, मतलब हमारे इंडिया में। मतलब भाई लगता है फुजिमोटो जी ने हम इंडियंस लोगों के लिए बनाई थी ये मांगा फायर पंच। एंड वैसे इसके सिर्फ 80 कुछ चैप्टर्स है, ज्यादा लंबी नहीं है। एंड ये मांगा खत्म भी हो चुकी है, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो भाई। वैसे सुनने में आ रहा है इसका भी एनीमे एडेप्टेशन आने वाला है, बट पता नहीं अभी बस सुनने में आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रैगन बॉल जी। शायद तुम्हें इसका पता हो, शायद हो सकता है इसके बारे में ना पता हो। एंड अगर नहीं पता है तो तुम सोच रहे हो भाई ड्रैगन बॉल जी में कहां से इंडियन रेफरेंस आ गया, तो आ नहीं गया, वो पहले से ही है। तो यहाँ पे दो रेफरेंस मुझे यहाँ पे पता चले हैं ड्रैगन बॉल जी में इंडिया के। पहला तो देखो, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी के स्टार्टिंग में ही गोकू मर जाता है तो वहां पे वो जाता है किंग यम्मा के पास। एंड ड्रैगन बॉल में जब भी कोई भी यहाँ पे मरता है तो किंग यम्मा के पास ही जाता है। एंड वो वहां पे डिसाइड करते हैं कि इसको हेवन जाना है या फिर हेल जाना है। एंड ये चीज तो हम साफ साफ समझ सकते हैं कि ये हमारे यहाँ से लिया गया है, क्योंकि हमारे यमराज जी भी यही करते हैं और दोनों का नाम भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, यम्मा यमराज। तो उस रेफरेंस को तो हम साफ साफ नोटिस कर सकते हैं। बट जो चीज हम साफ साफ नोटिस नहीं कर सकते वो है हमारा गोकू। भाई गोकू यहाँ पे खुद एक साक्षात इंडियन रेफरेंस है। देखो ये साफ साफ कंफर्म्ड है कि हमारा गोकू जो है वो यहाँ पे इंस्पायर्ड है सन वुकोंग से, जिनको कि हम यहाँ पे मंकी किंग भी बोलते हैं। और जैसे कि हमें पता है ये मंकी किंग एक तरीके से इंस्पायर्ड है या फिर कह सकते हैं बेस्ड है हमारे हनुमान जी पे। तो समझ गए ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, बट इससे पता चल जाता है कि गोकू डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली यहाँ पे हनुमान जी से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा फेमस थ्री इडियट्स वाला सीन। एंड जिस एनीमे में तुम्हें देखने मिलेगा उसका नाम है गेमर्स
एक्सक्लेमेटरी साइन। एंड ये एक रोमांस प्लस कॉमेडी सीरीज है एंड इसका सिर्फ एक सीजन है एंड 12 एपिसोड्स हैं। एंड अपनी ओरिजिनल मूवी में जब ये सीन होता है तो वो लोग यहाँ पे सॉन्ग चल रहा होता है, वो लोग यहाँ पे चिल कर रहे होते हैं जब हमें ये पॉपुलर सीन देखने मिलता है। बट एनीमे में हमें ये सीन देखने मिलता है जब एक बंदा बॉल से शॉट मारने वाला होता है और शॉट मारने से पहले खुद को कॉन्फिडेंट टाइप कर रहा होता है, खुद को तसल्ली टाइप दे रहा रहता है कि हिम्मत रखो, सब सही से हो जाएगा, ये काम कर जाएगा। हाँ, यहाँ पे वो ये बोलता है ये काम कर जाएगा, मतलब इट विल वर्क। हमारे जो ओरिजिनल सीन में क्या बोलता है, ऑल इज वेल। यहाँ पे बोलता है वो इट विल वर्क। एंड हाँ, मतलब एनीमे में ये सीन हुआ नहीं होता है, मतलब वो दिमाग में सोच रहा होता है वो बंदा शॉट मारने से पहले कि ये काम कर जाएगा, इट विल वर्क। शायद वो बंदा 3 इडियट्स देख के आया होगा। जैसे होता है ना कि भाई कोई मूवी या फिर कोई सीरीज वगैरह देख लो तो हमारे दिमाग में चलती रहती है, उसी से रिलेटेड फिर ख्याल आते हैं, तो ऐसे ही उसके साथ हो रहा होगा। एंड काफी छोटा सीक्वेंस है ये एनीमे में, 1-2 सेकंड्स का ही होगा, बट इतना ही काफी है भाई इंडियन फैंस को खुश करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे नारुतो के बारे में। एंड नारुतो का तो तुमको पता ही होगा, उसमें जो चक्रास वगैरह का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो हमारे इंडियन वेद्स और उपनिषद्स वगैरह से लिया गया है। और हाँ, इसका मतलब चक्रा की पावर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है पर ऐसे काम नहीं करती जैसे एनीमे में बताया, नहीं तो पता चली तुम पहुंच गए अपने दोस्त के एंड लगे उसके मुंह में रसिंगान ही रसिंगान भरने। एंड जैसे कि नारुतो में यहाँ पे लोग हैंड पोजीशंस वगैरह का भी यूज करते हैं, कई सारे हैंड्स के पोस्टर वगैरह बनाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी या फिर ये चीज भी यहाँ पे इंडिया में हजारों सालों से यूज हो रही है। इनको हमारे यहाँ हैंड मुद्रा बोलते हैं, जिनमें कि हम अपने हैंड्स के अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और मुद्रा वगैरह बनाते हैं अलग अलग। एंड हर मुद्रा का अलग अलग बेनिफिट है, जैसे कि अगर तुम्हें फोकस बढ़ाना है तो उसकी अलग मुद्रा है, अगर तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना है तो उसके लिए अलग मुद्रा है। एंड ऐसे ही कई टाइप की मुद्रास होती है जो कि रियल लाइफ में भी यहाँ पे फायदा देती है, बट एनीमे जैसे काम नहीं करती, तो तुम भाई शुरू हो जाओ भाई। और ये हैंड मुद्रा तुम्हें ज्यादा अच्छे से देखने मिलेगी फायर फोर्स एनीमे में, जिसमें हमारा बंदा शुरू में अपनी पावर को अच्छी तरीके से फोकस कॉन्सेंट्रेट वगैरह नहीं कर पाता, तो अपने अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पे दबाता है अपने हाथ के इस तरीके से, जिससे कि अपनी पावर को वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, फोकस कर पाता है एंड अलग अलग मूव्स को परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट आता है हंटर हंटर। अब हंटर हंटर में ऐसा क्या है भाई, तो जो हंटर हंटर में नैन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो मेन पावर सोर्स है हमारी हंटर हंटर एनीमे में या फिर मांगा में, वो नैन है। एंड नैन को यूज वो कैसे करते हैं, अपने ऑरा को मैनिपुलेट करके। तो जो बॉडी का ऑरा होता है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब हर किसी की बॉडी का अलग अलग ऑरा रहता है, हम अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते। जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे सैड हो जाता है तो उसके आसपास का माहौल भी यहाँ पे सैड सैड फील होने लगता है, तो इसको तुम एक तरीके से ऑरा मान सकते हो। एंड ये ऑरा और चक्र एक दूसरे से काफी रिलेटेड है, क्योंकि हम अपने ऑरा को चक्र की मदद से यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो समझ गए ना अब तुम, यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं ना क्या रेफरेंस है, वही चक्र वाला। नेक्स्ट रेफरेंस आता है बर्जर्क से। एंड शायद मैं अपने चैनल पे पहली बार बात कर रहा हूँ बर्जर्क के बारे में, एंड वैसे मैं इसको पूरा पढ़ के बैठा हूँ, बट बात मैं यहाँ पे पहली बार कर रहा हूँ। वाह, बर्जर्क में सिलत करके एक कैरेक्टर है, एंड कैरेक्टर नहीं, इसको एक विलन बोलना चाहिए क्योंकि विलन के रूप में आता रहता है, हमारे गट से यहाँ पे पंगे लेता रहता है। तो वो सिलत यहाँ पे इंस्पायर्ड है हमारे इंडिया के राजपूत से, जो इंडिया में राजपूत डायनेस्टीज थी ना, हाँ वहीं से। एंड जैसे कि राजपूत अपनी लड़ाई की स्किल एंड अपनी वॉरियर स्किल्स की वजह से काफी जाने जाते थे, उनके लड़ाई के वेपन्स वगैरह भी काफी खतरनाक थे। तो ऐसे ही बर्जर्क में जो सिलत है वो भी काफी खतरनाक वॉरियर है भाई, कितने तो बंदों को खत्म कर चुका है और काफी पावरफुल बंदा है सिलत। और पता है सिलत ने यहाँ पे इंडियन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की है जिसका नाम है कलारिप्यत्तु। एंड वो वेपन्स में भी तलवार, चक्रम, अरा यूज करता है, जो कि इंडियन राजपूत के ट्रेडिशनल वेपन्स में से ही हैं। नेक्स्ट आता है वन पीस। तो वन पीस में तो भाई तुम्हें इंडियन रेफरेंसेस काफी ज्यादा देखने मिल जाएंगे। मेन तो यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है मंकी डी लूफी, वो भाई साहब बेस्ड है हनुमान जी पे। भाई साफ साफ तुम समझ जाओगे कि भाई ये बंदा तो हनुमान जी से ही इंस्पायर्ड है सही में। तो सबसे पहले तो लूफी के नाम पे ही मंकी आता है, ये छोटा सा रेफरेंस हो सकता है। एंड दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा रेफरेंस है हमारे हनुमान जी के जो पिताजी है केसरी जी, एंड पवन देव को भी हनुमान जी का पिताजी माना जाता है। एंड जो यहाँ पे लूफी का पापा है वो भी भाई यहाँ पे विंड वगैरह को, मतलब पवन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, एंड बारिश वगैरह को भी कंट्रोल कर देता है भाई वो। तो ये सिमिलैरिटी तो है ही। एंड यहाँ पे हमारे जैसे कि हनुमान जी के पिताजी हैं केसरी जी, जो कि चीफ थे सुग्रीव की आर्मी के। एंड यहाँ पे जो लूफी के ग्रैंडफादर है यानी कि गार्प, उनने यहाँ पे पिता का दर्जा निभाया है यहाँ पे लूफी के लिए। हाँ, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर दी थी, वो वहाँ पे छोड़ गए थे बेचारे को इसके साथ, बट हाँ देखने वेखने आ जाते थे, मतलब पिता टाइप का यहाँ पे दर्जा निभाया है। तो वहाँ पर जैसे कि हमारे केसरी जी सुग्रीव की फोर्स के चीफ थे, और यहाँ पे इनके दादाजी जिनने की पिता का दर्जा निभाया है वो है यहाँ पे नेवी के एडमिरल। तो ये सिमिलैरिटी हो जाती है। एंड ये काफी अच्छा रेफरेंस यहाँ पे हमें मांगा में देखने मिलता है, एनीमे में अभी ये चीज नहीं हुई,
होने वाली है। लूफी अपने गियर 5 में एक अटैक करता है जिसका की नाम होता है बजरंग गन। तो ये तो साक्षात यहाँ पे एक रेफरेंस हो ही गया। एंड और भी कई सारे छोटे मोटे यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएंगे, मैंने तो कुछ ही यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, बट देखने पे बैठेंगे हम तो भाई बहुत सारे रेफरेंस है इंडिया से वन पीस में। एंड तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफी बड़ी हो चुकी है। एंड हाँ, इस वीडियो में मैंने पूरे सारे इंडियन रेफरेंसेस एनीमे में जितने देखने मिले वो सारे कवर नहीं किए हैं, वो हम जरूर कवर करेंगे, लेकिन करेंगे पार्ट 2 में। तो ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो की रिसर्च में भी काफी मेहनत लगी है तो करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।